हेलो दोस्तों, आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो आपकी क्लास है आज की, ये अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर जेई के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये यूपी पीएससी एई में और जेई में दोनों में आने लायक क्वेश्चन है। ये जो है कम से कम 10 से 20% क्वेश्चन पेपर को टच करेंगे। मैक्सिमम ये कितने भी हो सकते हैं। चलो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। मशीन का वार्षिक अवमूल्यन सम्मिलित होता है स्थिर लागत में, परिवर्ती लागत में, किराए पर लेने की लागत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा, मशीन का जो वार्षिक अवमूल्यन सम्मिलित होता है वो स्थिर लागत पर होता है। इससे जुड़ी हुई जानकारी पढ़ते हैं। स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, यह वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती। मशीन का अवमूल्यन समय के साथ उसकी घिसावट और पुराने होने के कारण होता है, चाहे उत्पादन कम हो या ज़्यादा, इसलिए स्थिर लागत का हिस्सा माना जाता है। अब होती है वेरिएबल लागत कॉस्ट, परिवर्ती लागत। यह उत्पादन की मात्रा के साथ घटती बढ़ती है, जैसे कच्चा माल। किराए पर लेने की लागत, यह मशीन को किराए पर लेने का खर्च है जो अवमूल्यन से अलग एक व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोल बोर्ड हल का आकार अभिव्यक्त किया जाता है कट की चौड़ाई से, कट की गहराई से, फाल की लंबाई से, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोल बोर्ड का जो हल का आकार है वो कट की चौड़ाई से। कट की चौड़ाई से। बाकी बाकी आंसर देख लेते हैं सही। कट की चौड़ाई से। मोल बोर्ड का आकार उसकी कट की चौड़ाई विब्त ऑफ कट से निर्धारित और व्यक्त किया जाता है। यह है चौड़ाई हल के फाल शेयर के उस हिस्से से मापी जाती है जो एक बार में मिट्टी को काटता है। निम्न में से एक बहु प्रयोजन औजार है। अभी एक सेकंड बंद कर देता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब। बहु प्रयोजन औजार है। देसी हल, कल्टीवेटर, मोलबोर्ड, बहु प्रयोजन टूल वाहक। इसका सही आंसर कंफ्यूजन वाला है, देसी हल। अधिकतर लोग इस पर देसी हल पे ही लगाएंगे क्योंकि और इसका जो आंसर है बहु प्रयोजन टूल वाहक। इसका सही आंसर डी है। अब पढ़ लेते। बहु प्रयोजन टूल वाहक, मल्टीपल पर्पज टूल बार कैरियर। बहु प्रयोजन टूल बार वाहक यह एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसका उपयोग खेती के विभिन्न कार्यों जैसे जुताई, बुआई, खरपतवार निकालने और खाद डालने के लिए किया जा सकता है। इसमें अलग अलग उपकरणों को फिट किया जा सकता है, इसलिए इसे बहु प्रयोजन कहा जाता है। देसी हल, इसका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी को चीरने और बीज की नाली बनाने के लिए किया जाता है। मोलबोर्ड, यह मुख्य रूप से मिट्टी को गहरा काटने और पलटने के काम आता है। कल्टीवेटर, इसका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है।
हमारे देश में अधिकतर किस प्रकार की बीज ड्रिल प्रयुक्त होती है? जो हमारे देश में जो यूज़ होती है, कप फीड टाइप नहीं, ये भी नहीं है, डिस्क टाइप ये भी नहीं है, परिवर्तनीय ओरिफिस टाइप ये भी नहीं है, फ्लोटेड रोलर टाइप। नेक्स्ट, अभी पहले जुड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं। फ्लोटेड रोलर टाइप भारत में यह सबसे अधिक लोकप्रिय बीज ड्रिल मैकेनिज्म है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अनाज जैसे गेहूं, जौ की बुआई के लिए किया जाता है। कार्यप्रणाली, इसमें एक खांचा फ्लोटेड रोलर होता है जो बीज के डिब्बे सीड बॉक्स के नीचे घूमता है और बीजों को निश्चित मात्रा में बीज की नली सीड ट्यूब में गिराता है। फायदा, इसे विभिन्न प्रकार के बीजों और बुआई की दरों के अनुसार आसानी से समायोजित या एडजस्ट किया जा सकता है। पावर टिलर अत्यधिक उपयुक्त है परिवहन कार्य के लिए, चक्रीय कृषि कार्य के लिए, स्थिर कार्य के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। पावर टिलर अत्यधिक उपयुक्त है परिवहन कार्य के लिए नहीं, चक्रीय कार्य के लिए, स्थिर कार्य के लिए नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। चक्रीय कृषि कार्य के लिए ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है। चक्रीय कृषि कार्य के लिए सही आंसर है पावर टिलर। एक बहुउद्देशीय कृषि मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से जुताई, बीज बोने और मिट्टी तैयार करने के लिए किया जाता है। यह एक छोटे और मध्यम आकार के खेतों के लिए चक्रीय कृषि कार्य रोटरी टिलेज में सबसे अधिक प्रभावी होता है। हालांकि इसका उपयोग ट्रॉली जोड़कर हल्के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसका प्राथमिक और सबसे उपयुक्त कार्य खेती से जुड़ा है। छिड़काव यंत्र की अनुप्रयोग दर प्रभावित होती है। निस्सरण दर द्वारा भी, आगे जाने की चाल द्वारा भी, नोजल की संख्या द्वारा भी। उपरोक्त सभी। किसी छिड़काव यंत्र द्वारा खेत में तरल जैसे कीटनाशक उर्वरक के छिड़काव की दर मुख्य रूप से इन कारकों पर निर्भर करती है। जैसे डिस्चार्ज रेट, यह वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में नोजल से बाहर निकलती है। दबाव बदलने से यह दर बदल जाती है। नोजल की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र में स्प्रे की कुल मात्रा नोजलों की संख्या और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। आगे की चाल, फॉरवर्ड स्पीड, यदि यंत्र जैसे ट्रैक्टर तेज चलेगा तो प्रति एकड़ कम तरल का छिड़काव होगा और यदि धीमा चलेगा तो अधिक छिड़काव होगा। रीपर प्रयुक्त किया जाता है भूमि तैयार करने के लिए, कटाई करने के लिए, बुआई के लिए, मढ़ाई के लिए। रीपर जो होता है कटाई के लिए होता है। जुड़ी हुई जानकारी पढ़ लेते हैं। रीपर यह एक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पकी हुई फसलों जैसे गेहूं, धान आदि की कटाई करने के लिए किया जाता है। यह पारंपरिक रूप से दरांती से की जाने वाली कटाई की तुलना में बहुत तेज और श्रम बचत वाला विकल्प है। अन्य विकल्प जैसे भूमि तैयारी के लिए हल या टीलर, बुआई के लिए सीड ड्रिल और मढ़ाई के लिए थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। रीपर जो है अधिकतर वो अनाज वाली फसलों के लिए यूज़ में किया जाता है और मोवर जो है वो घास वाली फसल काटने के लिए यूज़ में लेते हैं। ऑल पैड थ्रेसर का संचालन होता है ट्रैक्टर के द्वारा, एक विद्युत मोटर द्वारा, बैलों की एक जोड़ी के द्वारा, मानव द्वारा। ये बैलों की एक जोड़ी के द्वारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा सही आंसर वो है ऑप्शन। ऑल पैड थ्रेसर एक पारंपरिक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैलों की सहायता से अनाज की मढ़ाई थ्रेसिंग करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार गुजरात के ऑलपैड नामक स्थान पर हुआ था, जिसके कारण इसका नाम ऑल पैड थ्रेसर पड़ा। इसमें कई लोहे के डिस्क चक्र लगे होते हैं जो फसल को कुचलकर दानों को भूसे से अलग करने में मदद करते हैं।
खेती की प्रक्रिया जिसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है कटाई में नहीं इतनी होती, निराई गुड़ाई में भी कम होती है, बुआई में तो बहुत कम होती है। और जो सही आंसर है इसका डी, भू परिष्करण। भू परिष्करण का सही जवाब है। खेती की प्रक्रिया जिसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भू परिष्करण। भू परिष्करण टिलेज, खेती की सभी प्रक्रियाओं में भू परिष्करण खेत की जुताई और मिट्टी तैयार करना में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसका कारण यह है कि मिट्टी को पलटने, ढेलों को तोड़ने और बीज बोने के लिए उसे भुरभुरा बनाने में भारी मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हल और अधिक इंजन या शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। अन्य विकल्प कटाई, बुआई और निराई गुड़ाई में भी ऊर्जा लगती है, लेकिन भू परिष्करण की तुलना में यह मात्रा काफ़ी कम होती है। खेत की मचाई या पडलिंग, पानी की अंतःसरण को कम करने हेतु, खरपतवार नष्ट करने, प्रक्षेत्र समतल करने, पानी के अंतःसरण को बढ़ाने के लिए नहीं। अंतःसरण मतलब परकुलेशन को कम करने। अंतःसरण एक तो शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के, इसका जो है पानी की अंतःसरण को कम करने हेतु, यही ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं सही क्या है। ए बिल्कुल सही है, मचाई पडलिंग। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से धान, चावल की खेती के लिए की जाती है। इसमें खड़े पानी वाले खेतों में जुताई करके मिट्टी को कीचड़ जैसा बनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मिट्टी के रंध्रों, पोरस को बंद करना है, जिससे पानी जमीन के नीचे कम रिसता है, अंतःसरण कम होता है। इससे खेत में पानी लंबे समय तक जमा रहता है, जो धान की फसल के लिए आवश्यक है। लाभ, इससे खरपतवार वीड्स को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और धान की रोपाई, ट्रांसप्लांटिंग आसान हो जाती है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। जहाँ है लगा दो। हल्का ऊर्ध्वाधर कोण, हल्का ऊर्ध्वाधर झुकाव प्रभावित करता है। ऊर्ध्वाधर जो करेगा वो करेगा कट की गहराई से। ये क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है, हर एक पेपर में है ये क्वेश्चन। ऊर्ध्वाधर झुकाव, वर्टिकल सेक्शन, यह हल्के फाल शेर की नोक का वह नीचे की ओर झुकाव है जो हल को जमीन के अंदर गहराई तक जाने में मदद करता है। प्रभाव, यदि हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव अधिक होगा तो हल मिट्टी में अधिक गहराई तक जाएगा। इसके विपरीत झुकाव कम होगा तो कम गहराई तक जाएगा। क्षैतिज झुकाव, यह मुख्य रूप से कट की चौड़ाई को नियंत्रित करता है। खिंचाव की दिशा, यह ट्रैक्टर या जुताई करने वाले साधन के हिच पॉइंट पर निर्भर करता है। 2 प्राथमिक भू परिष्करण के इक्विपमेंट, भू परिष्करण के मशीनरी पूछ रहा है। मोलबोर्ड, हल, तवादार हैरो तो है नहीं भू परिष्करण के लिए, तवेदार हैरो और कल्टीवेटर, तवेदार हल और तवेदार हैरो, मोल्डबोर्ड, हल, सब सोइलर, डी है इसका। प्राथमिक भू परिष्करण प्राइमरी टिलेज, यह फसल बोने से पहले की जाने वाली पहली भारी जुताई होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी को गहराई से काटना, उलटना, ढीला करना होता है। इसके लिए मोलबोर्ड, डिस्क हल, सबसोइलर जैसी भारी यंत्रों का उपयोग किया जाता है। द्वितीय भू परिष्करण, प्राथमिक जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने, समतल करने और खरपतवार हटाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं इसमें आती है। इसके लिए तवेदार हैरो और कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है।
विकल्प डी दोनों यंत्र मोल्डबोर्ड हल और सब सोइलर प्राथमिक श्रेणी के हैं, इसलिए यह सही उत्तर है। बीज बोने की मशीन के साइज को अभिव्यक्त करते हैं। बीज बोने की मशीन को अभिव्यक्त करेंगे फरो ओपनर्स तो उनके बीच की दूरी देख लो कहाँ पर है, उनके बीच की दूरी और फरो ओपनर्स की संख्या, डी बिल्कुल सही है। बीज बोने की मशीन का साइज को कुड़कारी साधन फरो ओपनर्स की संख्या और उनके बीच की दूरी द्वारा व्यक्त किया जाता है। फरो ओपनर्स यह मशीन का वह भाग है जो मिट्टी में बीज डालने के लिए नाली कूड़ बनाता है। साइज का निर्धारण मशीन की कुल चौड़ाई और उसकी कार्यक्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितने फरो ओपनर्स लगे हैं और उनके बीच की कितनी दूरी रखी गई है। उदाहरण के लिए यदि किसी मशीन में 9 फरो ओपनर्स हैं और उनके बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है तो उसका साइज 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन गति बढ़ाने का परिणाम, गहराई दक्षता बढ़ती है, बेलन क्षति कम होती है, बीज की क्षति बढ़ती है। ये जो है बीज की क्षति बढ़ती है। अगर बेलन की गति जो है बढ़ जाएगी तो बीज की क्षति बढ़ जाएगी। बीज की क्षति बढ़ती है। चलो अब जुड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं। ग्रेन डैमेज, बेलन की गति बढ़ने से अनाज के दानों पर प्रहार का बल बढ़ जाता है जिससे दानों के टूटने, ग्रेन क्रैकिंग या क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षता एफिशिएंसी, यद्यपि इससे मढ़ाई की दर बढ़ जा सकती है लेकिन एक सीमा से अधिक गति होने पर दानों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। बेलन गति, सिलेंडर लॉस, गति बढ़ने से बेलन द्वारा छोड़े गए अनाज में कमी आती है क्योंकि मढ़ाई अधिक आक्रामक होती है, लेकिन मुख्य दुष्प्रभाव बीज की क्षति ही होता है। तवेदार डिस्क हल में झुकाव कोण, ये जो बात कर रहा है टिल्ट एंगल की बात कर रहा है। टिल्ट एंगल होता है 15 से 25 डिग्री और डिस्क एंगल जो होता है 42 डिग्री से 45 डिग्री। ये टिल्ट एंगल की बात कर रहा है। यह डिस्क के ऊर्ध्वाधर रेखा और डिस्क के तल के बीच का कोण होता है, सामान्यतः 15 से 25 डिग्री के बीच होता है। यह कोण मिट्टी को पलटने और गहराई बनाए रखने में मदद करता है। डिस्क कोण, यह वह कोण है जो डिस्क की धार हल की गति की दिशा के साथ बनाती है। यह आमतौर पर 42 से 45 डिग्री के बीच होता है। जितने भी सारे बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी है। इस वीडियो में देसी हल है एक, द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र एक बहुउद्देशीय यंत्र, गीली भूमि का पडलर, प्राथमिक भूपरिष्करण औजार। एक बहुउद्देशीय यंत्र औजार, सी ज़्यादा होना चाहिए इन ऑप्शनों के अनुसार। दो चलो बाकी देख लेते हैं क्या सही ऑप्शन है इसका। सी सही है। देसी हल इंडिजीनियस प्लाव को एक बहुउद्देशीय यंत्र माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग खेती के विभिन्न कार्यों में किया जाता है। प्राथमिक भूपरिष्करण, मिट्टी की पहली जुताई के लिए। द्वितीय भूपरिष्करण, मिट्टी को भुरभुरा बनाने और ढेले तोड़ने के लिए। बुआई, बीज बोने के लिए पोर या नाई लगाकर अन्य कार्य, खाद मिलाने और खरपतवार निकालने, निराई गुड़ाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि यह प्राथमिक जुताई भी करता है लेकिन इसके विभिन्न उपयोगों के कारण इसे बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है।
गियर प्रयुक्त किए जाते हैं घूर्णन गति बदलने के लिए, घूर्णन की दिशा बदलने के लिए, धुरा की दिशा बदलने के लिए, उपरोक्त सभी। घूर्णन की दिशा बदलने के लिए, दिशाएं बदलने के लिए तो स्टीयरिंग का प्रयोग करते हैं। धुरा की गति बदलने के लिए, घूर्णन गति बदलने के लिए, ये ज़्यादा सही है। डी इसका जो है सही आंसर डी है। घूर्णन गति बदलने के लिए, घूर्णन की दिशा, ओहो गियर से फॉरवर्ड और रिवर्स, घूर्णन की दिशा उल्टी भी तो होती है। घूर्णन की दिशा बदलने के लिए, धुरा की दिशा बदलने के लिए, धुरा की दिशा सही है, सही है, डी सही है। थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई। गियर ऐसी यांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग शक्ति और गति को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। घूर्णन गति बदलने के लिए, गियर के आकार और दांतों की संख्या को बदलकर हम आउटपुट की गति, स्पीड ऑफ टॉर्क को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धुरा या शाफ्ट की दिशा बदलने के लिए बेवल गियर जैसे गियर का उपयोग करके गति को अलग अलग कोणों 90 डिग्री पर मोड़ा जा सकता है। घूर्णन की दिशा बदलने के लिए दो गियर जब आपस में जुड़कर घूमते हैं तो वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, जिससे घूर्णन की दिशा बदल जाती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन से ट्रैक्टर में वायु शीतलन इंजन होता है? वायु शीतलन इंजन जो है आइसर में होता है, बाकी सब में तो जल शीतलन ही होता है। आइसर के पुराने और कई लोकप्रिय मॉडल जैसे आइसर 241-42 अपने वायु एयर कूल्ड इंजन के लिए जाने जाते हैं। इसमें इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी या रेडिएटर के बजाय एयर का उपयोग किया जाता है। महिंद्रा, फोर्ड, HMT इन कंपनियों के अधिकांश ट्रैक्टरों में जल शीतलन वाटर कूलिंग प्रणाली का उपयोग होता है, जिसमें इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर और कूलेंट का उपयोग किया जाता है। द्विचक्र चालित ट्रैक्टर के अगले पहियों का फुलाव दाब इन्फ्लेशन प्रेशर होता है। अगले पहियों का पूछा है। अगले पहियों का जो होता है, अगले पहियों का ए 0.8 से 1.2 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बार बार क्या आ रहा है, कभी अगला पहिया का पूछ लेगा, कभी पिछले पहिया का पूछ लेगा। और बी है इसका। डाउट तो लग रहा था, बी इसका सही ज़्यादा है। 1.2 से 2.0 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगले पहिए फ्रंट व्हील का जो है 1.2 से 2 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, लगभग 18 से 28 PSI। पिछले पहियों का था ये 0.8 से 1.2, 0.8 से 1.2 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, और 12 से 15 उसका PSI रखा जाता है ताकि मिट्टी पर पकड़ बेहतर बनी रहे। ये फ्रंट का है, ये अरे फिर से ये रियर का है, और ये फ्रंट का।
अगले पहिए पूछा था ना इसने, हाँ 1.2 से 2.8 से 1.2 तो आगे हो गया, क्योंकि कम है तो आगे पहुंच गया, ज़्यादा है तो पीछे हो गया। बस इतना याद रख लो, याद हो जाएगा। 1.8 से 1.2 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर, और 1.2 से 2 तक ये हो जाएगा फ्रंट का। फ्रंट में ज़्यादा है और रियर में कम है। चलो जानकारी पढ़ लेते हैं। अगले पहिए, फ्रंट व्हील द्विचक्रीय चालित टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अगले पहियों का मुख्य कार्य दिशा देना स्टीयरिंग होता है। इनका मुख्य वायु दाब 1.2 से 2 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर और 18 से 28 psi। ये तो पढ़ लिया सब। जुताई या भारी काम के दौरान काम की प्रकृति और लोड के अनुसार इस दबाव को थोड़ा घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर पक्के पे जा रहे हैं, कहीं रोड पे जा रहे हैं, तो ट्रैक्टर में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिससे कि टायर कम घिसे। और फील्ड में इसलिए थोड़ा रखना पड़ा है क्योंकि बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाए, ट्रैक्टर और मिट्टी के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो बढ़ जाए, पकड़ बनी रहे। सामान्यतः संयोजी छड़ होती है, आई आकृति की होती है संयोजी छड़, कनेक्टिंग रोड। और फोर्ज स्टील होता है, फोर्ज्ड स्टील। यह इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य पिस्टन की रेखीय लीनियर मोशन को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी रोटरी मोशन में बदलना है। आई से कनेक्टिंग रोड का बीच का हिस्सा शैंक आमतौर पर आई आकृति का बनाया जाता है। कारण आकृति कम वजन के साथ अत्यधिक मजबूती प्रदान करती है। यह झुकने और मरोड़ने वाले बलों को सहने में बहुत सक्षम होती है, जो इंजन के चलने के दौरान उत्पन्न होते हैं। डीजल इंजन का आकलित उपयोगी जीवन काल। डीजल इंजन का जो होता है 10 वर्ष, इसका सही जवाब है। इंजनों का जीवन काल उनके रखरखाव और उपयोग की स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्यतः औद्योगिक और भारी कार्यों में प्रयुक्त डीजल इंजनों के लिए 10 वर्ष की अवधि को एक मानक उपयोग जीवन काल माना जाता है। एक चार स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन वाले इंजन का सामान्यतः दहन क्रम 1342 याद रखो। बार बार आ रहा है बे, हर एक क्वेश्चन हर एक वीडियो में रिवाइज हो रहा है, हर एक वीडियो में। उद्देश्य पढ़ लेते हैं। इस क्रम का उपयोग इंजन में कंपन वाइब्रेशन को कम करने, इंजन को संतुलित रखने और क्रैंकशाफ्ट पर भार को समान रूप से वितरित करने के लिए किया जाता है। यदि सभी सिलेंडर एक साथ क्रमवार 1 2 3 4 जलते हैं तो इंजन में बहुत अधिक हलचल और असंतुलन पैदा होगा। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात। डीजल का जो होता है 14 से 22:1 होता है। यहाँ 21:1 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। और 5 से 8 पेट्रोल का होता है। भारत में पहला ट्रैक्टर कारखाना आयसर द्वारा स्थापित किया गया। आयसर ने 1959 में फरीदाबाद में अपना पहला कारखाना शुरू किया और भारत का पहला स्थानीय स्तर
स्तर पर असेंबल किया गया ट्रैक्टर बनाया गया। इसके बाद 1960 के दशक में अन्य कंपनी जैसे हिंदुस्तान महिंद्रा महिंद्रा ने भी उत्पादन शुरू किया। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात वो हो गया, पेट्रोल का 6 से 1 है। हाँ 6 से लगभग इतने में ही है, 6:1 से 10:1 होता है पेट्रोल का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन नए फ्रेम करने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। ट्रैक्टर इंजन का बेलन खंड सामान्यतः बना होता है। बेलन खंड ये बात कर रहा है सिलेंडर के। बेलन खंड जो होता है कास्ट इस्पात, लचक स्प्रिंग इस्पात, ढलवा कास्ट लोहे से, उच्च तापीय मिश्र इस्पात से। कास्ट आयरन ज़्यादा सही है इसका। चलो एक बार सही आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। ढलवा कास्ट लोहे से, सिलेंडर जो बना होता है कास्ट ढलवा लोहे से बना होता है, ये ज़्यादा सही है। सामग्री इंजन का सिलेंडर ब्लॉक या बेलन खंड आमतौर पर ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कास्ट आयरन में अच्छी डैम्पिंग क्षमता, वाइब्रेशन डैम्पिंग होती है। यह घर्षण के प्रति प्रतिरोधी होता है। इसे जटिल आकृतियों में ढालना आसान होता है। वैकल्पिक सामग्री आजकल वजन कम करने के लिए कुछ आधुनिक इंजनों में एल्यूमीनियम अलॉय का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन पारंपरिक रूप से भारी इंजनों जैसे ट्रैक्टर में कास्ट आयरन ही सबसे आम है। एक इंजन की बीएचपी सूचित करती है। सिलेंडर में शक्ति नहीं, सिलेंडर में जो शक्ति करेगी वो आईएचपी और पीटीओ पुली पर शक्ति, फ्लाईव्हील पर शक्ति, घर्षण शक्ति। फ्लाईव्हील पर करती है बीएचपी फ्लाईव्हील पर या क्रैंकशाफ्ट के एक सिरे पर, क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर। बीएचपी इसमें हो गया, सी ज़्यादा सही है। तो बीएचपी जो होती है इंजन के सिलेंडर में जो उत्पन्न होगी वह तो हो गई आईएचपी, और आईएचपी और फिर जब इसे वहां तक क्रैंकशाफ्ट के एक सिरे पे जाने के लिए कुछ घर्षण में यूज होगी, कुछ घर्षण में होगी, कुछ जो है ठंडा करने के लिए वो भी यूज में आएगी। तो यहाँ पर हो गई -FHP। अब जो बचती है वो BHP। चलो जुड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं। यह इंजन द्वारा उत्पन्न वह वास्तविक और उपयोगी शक्ति है जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट या फ्लाईव्हील पर उपलब्ध होती है। इसे ब्रेक शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे मापने के लिए अक्सर ब्रेक डायनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सिलेंडर में शक्ति इसे सूचित या इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहा जाता है। यह वह कुल शक्ति है जो सिलेंडर के भीतर ईंधन के जलने से पैदा होती है। FHP यह वह शक्ति है जो इंजन के पुर्जों के आपसी घर्षण के कारण नष्ट हो जाती है। तो BHP = IHP - FHP। इंजन के बाहरी आउटपुट फ्लाईव्हील पर जो शुद्ध शक्ति प्राप्त होती है
उसे ही बीएचपी कहते हैं। ट्रैक्टर में इंजन का तेल बदला जाता है। ट्रैक्टर में जो बदला जाता है 200 घंटे के पश्चात बदलते हैं। सामान्य तौर पर ट्रैक्टर के इंजन ऑयल को बदलने के लिए अवधि 200 से 250 कार्य घंटों के बीच होती है। हालांकि आधुनिक ट्रैक्टरों उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक तेल के मामले में यह अवधि बढ़ भी सकती है, लेकिन मानक परीक्षाओं और पुराने ट्रैक्टरों के रखरखाव चार्ट के अनुसार 200 घंटे एक मानक उत्तर माना जाता है। किसकी प्रक्षेत्र मशीनीकरण के प्रोत्साहन में सबसे अहम भूमिका है? जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका वो है ट्रैक्टर की प्रक्षेत्र में। फार्म पावर में जो है सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर की है। परिवर्तित चाल नियंत्रक प्रयुक्त किए जाते हैं। जो क्या बोलते थे, परिवर्तक, इंग्लिश में नाम उसका गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं पेट्रोल इंजन। चलो अभी देखते हैं इसका ऑप्शन, पेट्रोल इंजन ज़्यादा सही है। कंबाइन में रेतीदार प्रकार के बेलन की लंबाई होती है। बेलन की जो लंबाई होती है ये तो है नहीं, 1.4 से 1.5 और 1.5 से कम ये नहीं है। 2 मीटर से 2.5 मीटर और 1.5 से 2 मीटर बी ज़्यादा सही है। बाकी ऑप्शन देख लेंगे। ट्रैक्टर में गति में कमी होती है। ट्रैक्टर के जो गति में कमी होती है फाइनल ड्राइव पर, कमी तो फाइनल ड्राइव पर ही होती है। इसका फाइनल ड्राइव अंतिम पंचारण पर। ट्रैक्टर इंजन के संयोजी छड़ होती है। फोर्ज इस्पात, फोर्ज स्टील, ये सही है इसका। और जो है ट्रैक्टर इंजन के लिए 2 स्ट्रोक व्यास का जो रेशो है, स्ट्रोक व्यास का रेशो जो होता है, स्ट्रोक और बोर का जो रेशो होता है 1.25। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। हवा के निर्भर बिल्कुल करती है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा हवा के वेग पर निर्भर करती है। टावर के नज़दीक ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगाकर बढ़ाई जा सकती है, ये गलत है। वर्षा के मौसम में अधिक होती है, ये भी गलत है। तो हवा के वेग पर भी निर्भर करती है और टावर की सबसे ज़्यादा जो करेक्ट बी है, हवा के वेग ही है। अब ऊंचाई पर ले जाए अगर हवा ना चले तो क्या फ़ायदा? ऊंचाई पर लगा तो दी, हवा चल नहीं रही, तो पवन चक्की का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो ये तो सबसे पहले तो वेग पे ही डिपेंड कर, वेग सबसे पहले देखना पड़ेगा। पवन चक्की को चलाने के लिए न्यूनतम वायु गति चलाने के लिए तो 8 से 10 है, मगर इसमें 8 से 10 का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति। गैस उत्पादन के लिए इष्टतम ठोस जल अनुपात होता है, यह भी देखते हैं इसका क्या है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण रिन्यूएबल स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, सूर्य, वायु।
ऊर्जा का अनवीकरण। अनवीकरण मतलब जो खर्च नहीं होगी, खर्च नहीं होगी तो सूर्य है ऐसे तो। बाकी अब एक एक करके देख लेते हैं सही क्या हो सकता, क्या है इनका। निम्न किसकी प्रक्षेत्र मशीनीकरण फार्म मैकेनाइजेशन में प्रोत्साहन में सबसे अहम भूमिका ट्रैक्टर की है? ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है वो। पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्रक्षेत्र मशीनीकरण फार्म मैकेनाइजेशन का अर्थ है कृषि कार्यों में मानव और पशु शक्ति के स्थान पर मशीनों का उपयोग करना। भारत जैसे देशों में ट्रैक्टर को मशीनीकरण का मुख्य आधार माना जाता है क्योंकि यह जुताई, बुआई, कटाई और परिवहन जैसे लगभग सभी कृषि कार्यों में बहुउद्देशीय भूमिका निभाता है। ट्रैक्टर के आने से ही बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में गति और दक्षता आई है। डीजल इंजन ट्रैक्टर का एक हिस्सा है, लेकिन मशीनीकरण के व्यापक संदर्भ में ट्रैक्टर की वह मशीन है जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। ट्रैक्टर इसका सही है, ये दोबारा रिपीट हुआ है इसमें। अब जो है ट्रैक्टर के इंजन का तेल जो है 200 से 300 घंटे, 200 ऑप्शन में था उसमें, 200 से 300 घंटे। पहला सर्विसिंग। नए ट्रैक्टर में पहली बार इंजन तेल आमतौर पर 50 से 100 घंटे के बीच बदला जाता है। पहली सर्विस पे तो 50 से 100 घंटे के बीच बदला जाता है, और पहली सर्विस के बाद अधिकांश कंपनियों द्वारा से हर 200 से 250 घंटे के उपयोग के बाद बदलने की सलाह दी जाती है। यदि ट्रैक्टर धूल भरे वातावरण या भारी लोड में अधिक चल रहा है तो तेल जल्दी बदलना बेहतर होता है। गवर्नर। ट्रैक्टर इंजन डीजल। गवर्नर जो है ट्रैक्टर इंजन डीजल में प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक। गवर्नर जो है ट्रैक्टर इंजन ए था इसका। परिवर्ती चाल नियंत्रक। वेरिएबल स्पीड गवर्नर। यह एक ऐसा उपकरण है जो इंजन की गति को ड्राइवर द्वारा सेट की गई किसी भी गति पर स्थिर बनाए रखता है, चाहे इंजन पर लोड भार कम हो या ज़्यादा। ट्रैक्टर इंजन ट्रैक्टरों को अलग अलग कृषि कार्यों जैसे जुताई, कटाई आदि के लिए अलग अलग लेकिन स्थिर गतियों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनमें परिवर्तित चाल नियंत्रक का उपयोग किया जाता है ताकि काम के दौरान इंजन की स्पीड बार बार न बदलनी पड़े। स्टेशनरी इंजन। इनमें आमतौर पर नियत चाल नियंत्रक कांस्टेंट स्पीड गवर्नर का उपयोग होता है क्योंकि इन्हें एक ही निश्चित गति पर चलना होता है, जैसे जनरेटर। कंबाइन हार्वेस्टर जो 1.5 से 2 मीटर है इसकी। रास्प बार। कंबाइन हार्वेस्टर में रेतीदार रास्प बार प्रकार के बेलन सिलेंडर की लंबाई आमतौर पर 1.5 से 2 मीटर के बीच होती है। रासबार सिलेंडर। इसका उपयोग मुख्य रूप से अनाज की थ्रेसिंग मढ़ाई के लिए किया जाता है। इसमें लोहे की छड़ें होती है जिन पर उभरी हुई धारियां रास्प बनी होती है। कार्य। यह अनाज को भूसे से अलग करने के काम आता है। कंबाइन में इसकी लंबाई मशीन की कुल क्षमता और चौड़ाई पर निर्भर करती है। फाइनल ड्राइव। इसका सही है फाइनल ड्राइव। यह ट्रैक्टर का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का अंतिम हिस्सा होता है। इसका मुख्य कार्य गति को कम करना या टॉर्क को बढ़ाना ताकि ट्रैक्टर भार खींच सके। डिफरेंशियल। यह पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देता है, खासकर मुड़ते समय। गियर बॉक्स। इसका उपयोग विभिन्न गतियों और टॉर्क की श्रेणियों को चुनने के लिए किया जाता है, लेकिन अंतिम भारी रिडक्शन फाइनल ड्राइव में ही होता है। ट्रैक्टर इंजन के संयोजित छड़ जो ये था फॉर्ज स्टील की बनी है, सही है ये भी। संयोजित स्टील। कनेक्टिंग रोड। यह इंजन का वह हिस्सा है जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। फॉर्ज स्टील का उपयोग इंजन के चलते समय इस छड़ पर बहुत अधिक दबाव और तनाव स्ट्रेस पड़ता है, जो फॉर्ज स्टील अपनी उच्च मजबूती और टिकाऊपन के कारण इस दबाव को सहने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अन्य विकल्पों जैसे मर्दूल
इस्पात या ढलवा लोहा में इतनी मजबूती नहीं होती वे इंजन के तीव्र झटकों को सहन कर सके। अब ट्रैक्टर इंजन के लिए स्ट्रोक व्यास अनुपात 1.25 ही बताया था, यही इसका आंसर था। स्ट्रोक व्यास अनुपात पिस्टन के स्ट्रोक की लंबाई और सिलेंडर के व्यास का अनुपात होता है। ट्रैक्टर जैसे भारी कार्यों वाले इंजनों में अक्सर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है, जहां स्ट्रोक की लंबाई व्यास से अधिक होती है। यह कम आरपीएम पर अधिक टॉर्क पैदा करने में मदद करता है। अधिकांश ट्रैक्टर इंजनों के लिए यह अनुपात 1.2 से 1.3 के बीच रहता है, इसलिए 1.25 सबसे सटीक विकल्प। हवा का वेग जो निर्भर करता है, हवा के वेग पर करता है, वो पवन की चक्की का जो निर्भर कर रही थी वो हवा के वेग पर ही है। हवा की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। हवा जितनी तेज चलेगी पवन चक्की के ब्लेड उतनी ही तेजी से घूमेंगे और उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। वैज्ञानिक रूप से पवन ऊर्जा हवा के वेग के घन v³ के समानुपाती होता है। पावर टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई से पवन चक्की की बनावट जुड़ी है, लेकिन मुख्य रूप से ऊर्जा हवा की गति पर निर्भर करती है। ऊंचाई पर हवा तेज होती है पर ऊर्जा का स्रोत वेग ही है। पेड़ लगाने से हवा का प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वर्षा का मौसम ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है, यह केवल हवा की गति और निरंतरता निर्भर करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा नोट। हालांकि आपके विकल्पों में 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिक मानकों एनसीईआरटी के अनुसार 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं 12 दिया है, कहीं 15, कहीं 10, मगर ऑप्शन दूर है, ऑप्शन से हो जाएगा। पवन चक्की विंड व्हील से प्रभावी ढंग से बिजली पैदा करने के लिए हवा की गति कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। विकल्पों का विश्लेषण। आपके द्वारा दी गई छवि में बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, जो दिए गए विकल्पों में 15 से सबसे करीब है। यदि यह किसी विशेष परीक्षा का प्रश्न है तो कभी कभी निकटतम मान को ही सही माना जाता है, लेकिन मानक उत्तर हमेशा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वो अब इष्टतम वाला। बायोगैस उत्पादन प्रोडक्शन की प्रक्रिया में कच्चे माल जैसे गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है ताकि एक सही घोल स्लरी तैयार हो सके। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर का विवरण दिया गया है। 1:1 दे रखा है। बायोगैस संयंत्र में अधिकतम गैस उत्पादन के लिए गोबर और पानी का सामान्य अनुपात 1:1 होता है। 1 भाग गोबर तो 1 भाग पानी रखा जाता है। हालांकि यदि हम कुल ठोस सामग्री टोटल सॉलिड के संदर्भ में देखें तो घोल में लगभग 8 से 10% ठोस सामग्री होनी चाहिए। 1:10 का संदर्भ। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कई शैक्षणिक और तकनीकी संदर्भों में अधिकतम गैस उत्पादन मैक्सिमम गैस यील्ड पर यूनिट ऑफ सॉलिड के लिए उच्च तनुकरण हाई डाइल्यूशन जैसे 1:10 को इष्टतम माना जाता है। यह सूक्ष्म जीवों की गतिशीलता और बेहतर पाचन में मदद करता है। अन्य विकल्प ये दिए गए हैं 1:15, 1:20, 25 अनुपात बहुत अधिक पतले हो जाते हैं, जिससे प्रति इकाई आयतन गैस उत्पादन कम हो सकता है। सही जो है 1:10। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों में तैयार होते हैं। इनका भंडार असीमित है। एक बार खत्म होने पर इन्हें तुरंत दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। सूर्य यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय
रिन्यूएबल स्रोत है क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होगा, हमें निरंतर ऊर्जा उत्पादन करता रहता है। वायु, विंड, यह भी नवीकरणीय स्रोत है क्योंकि हवा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से हमेशा बना रहता है। लकड़ी, वुड, इसे आमतौर पर नवीकरणीय माना जा सकता है यदि हम नए पेड़ लगाते रहें। हालांकि जीवाश्म की तुलना में यह एक जैविक स्रोत बायोमास है। जीवाश्म ईंधन इसका, क्योंकि ये जो नेचुरल वाले दे रखे हैं, जो मतलब ख़त्म नहीं होने के, सूर्य, वायु और लकड़ी भी इसमें जोड़ रखा है। लकड़ी से आमतौर पर नवीकरणीय माना जाता है। अच्छा, आमतौर पर मानते हैं इसे नवीकरणीय। यदि हम पेड़ लगाते रहें तो हालांकि जीवाश्म ईंधन की तुलना में यह एक जैविक स्रोत बायोमास है। तो इसमें तो अनवीकरणीय स्रोत पूछा गया है, तो जीवाश्म ईंधन है इसका सही। में कौन सा अनवीकरणीय है? नॉन रिन्यूएबल स्रोत है। नॉन पूछा था इसमें, तो नॉन जीवाश्म ईंधन है, फिर तो लकड़ी भी है। लकड़ी है मगर ज़्यादा सही ए दे रखा है, तो ए पे जाना पड़ेगा। डाउटफुल क्वेश्चन है। दोनों ही सही है वैसे तो इसमें, मगर हमें तो एक चुनना पड़ेगा। भारतवर्ष का सबसे बड़ा सौर्य संयंत्र कहाँ स्थापित है? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सौर संयंत्र जो है महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में, राजस्थान सही है। सौर। बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील घटक, जो ज्वलनशील घटक है मेथेन। राजस्थान सही है। बादला सोलर पावर, यह वर्तमान में भारत और विश्व के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। क्षमता, इसकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 2245 मेगावाट। क्षेत्र 14,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि गुजरात में खवड़ा सोलर पार्क जैसे और भी बड़े प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, लेकिन वर्तमान में सक्रिय और सबसे बड़े पार्कों की सूची में राजस्थान का बादला शीर्ष पर आता है। मेथेन जो है इसका ज्वलनशील पदार्थ हो गया। बायोगैस मुख्य रूप से मेथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण होता है। इसमें मेथेन सबसे प्रमुख और ज्वलनशील फ्लेमेबल घटक है, जिसकी मात्रा लगभग 50 से 75% तक होती है। इसी गैस के कारण बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह बायोगैस का दूसरा मुख्य घटक है, लेकिन यह ज्वलनशील नहीं है। ईथेन और ब्यूटेन, ये गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस या LPG में पाई जाती है। बायोगैस में इसकी मात्रा न के बराबर होती है। बायोगैस संयंत्र का मुख्य अवयव होता है। बायोगैस संयंत्र का मुख्य अवयव होता है डाइजेस्टर, स्लरी मिक्सिंग होज, गैस होल्डर, उपरोक्त सभी। डाइजेस्टर भी मुख्य अवयव होता है। डाइजेस्टर, गैस होल्डर, स्लरी मिक्सिंग होज, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। सभी मुख्य अवयव है।
डाइजेस्टर यह मुख्य टैंक है जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन फर्मेंटेशन होता है और गैस बनती है। गैस होल्डर यह डाइजेस्टर के ऊपर स्थित होता है और उत्पन्न हुई बायोगैस को इकट्ठा करने का काम करता है गैस होल्डर। स्लरी मिक्सिंग यहाँ गैस और पानी को निश्चित अनुपात में मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है जिसे फिर डाइजेस्टर में भेजा जाता है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? जल, जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम, सूर्य। अंतिम स्रोत तो सूर्य ही है। सूर्य सही है। जीवाश्म ईंधन ये लाखों साल पुराने सूर्य की ऊर्जा की मदद से बड़े पौधों और जीवों के अवशेषों से बनते हैं। जल ऊर्जा, जल चक्र, वाष्पीकरण और वर्षा सूर्य की गर्मी के कारण ही चलता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं जो खाद्य श्रृंखला का आधार है। अतः सूर्य को ब्रह्मांड और पृथ्वी के लिए ऊर्जा का अंतिम अल्टीमेट स्रोत माना जाता है। एक इकाई समय में किए गए कार्य की दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शक्ति। इकाई समय में किए गए कार्य W/T, P बराबर W/T। कार्य वर्क हो गया, टी हो गया टाइम। इकाई समय में किया गए कार्य को शक्ति कहते हैं। एक मनुष्य की जो होती है 0.1 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है फील्ड में, और 75 वाट शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका फॉर्मूला P बराबर W/T हो गया। वाट इसका वो हो गया, और जो इसका उसमें है जूल प्रति सेकंड इसका होता है। कर्षण ट्रैक्टिव कार्य, चलो ये पढ़ लेते हैं। कर्षण कार्य ट्रैक्टिव, जब किसी मशीन या उपकरण को खींचकर जैसे ट्रैक्टर द्वारा हल खींचना कार्य किया जाता है तो उसे कर्षण कार्य कहा जाता है। ये जो है ऑप्शन है, ये कर्षण ट्रैक्टिव कार्य, ये किसी अच्छा नीचे आएगा। पहले आंसर लगा चिपका दिया पहले इसका, यहाँ पर क्वेश्चन बाद में आएगा। इसे कर्षण कार्य कहा जाता है। खेती में जुताई, प्लोइंग और बुआई, सोइंग इस श्रेणी में आता है क्योंकि इनमें यंत्रों को खेत में खींचना पड़ता है। स्टेशनरी, यह वे कार्य होते हैं जिनमें मशीन एक ही स्थान पर रहकर सभी काम करती है। एक सामान्य मनुष्य लगभग पैदा करता है कितनी हॉर्स पावर? 0.1 हॉर्स पावर। और 775 वाट, या तो 0.1 हॉर्स पावर या 75 वाट की शक्ति पैदा करता है। एक हॉर्स पावर यह लगभग 746 वाट के बराबर होता है। कहीं कहीं ये 745.7 भी हो सकता है। पावर स्रोत से मशीन तक ले जाने के लिए पावर ट्रांसमिशन निम्नलिखित प्रणाली से किया जाता है। पावर स्रोत से मशीन तक ले जाने के लिए पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं? बेल्ट, पुली और बेल्ट के द्वारा भी, वी बेल्ट द्वारा भी, सपाट या फ्लैट बेल्ट द्वारा भी, उपरोक्त सभी। कह रहा है ये पावर जो है
पावर के स्रोत से मशीन तक ले जाने के लिए पावर ट्रांसमिशन जो होता है किससे होता है, वो उपरोक्त सभी से होता है। पुली और बेल्ट द्वारा यह एक सामान्य तरीका है जहां पुली के ऊपर से बेल्ट को घुमाकर शक्ति का संचार किया जाता है। सपाट या फ्लैट बेल्ट, इसका उपयोग कम दूरी और उच्च गति के लिए किया जाता है जहां पुली की सतह सपाट होती है। वी बेल्ट, इसका उपयोग भारी लोड और कम दूरी ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसकी वी आकृति पुली खांचे में बेहतर पकड़ प्रदान करती है जिससे फिसलने या स्लिप की संभावना कम हो जाती है। ड्रॉबार शक्ति नापने का सबसे सरल, वो ड्रॉबार की जो शक्ति है ड्रॉबार शक्ति नापने का सबसे सरल रूप का डायनोमीटर, स्प्रिंग स्ट्रेन गेज, हाइड्रोलिक डायनोमीटर, डिस्टॉर्शन टाइप डायनोमीटर। इसका जो है ज़्यादा सही जो है सी लग रहा है। बाकी ऑप्शन में देखते हैं क्या सही है। स्प्रिंग डायनोमीटर ज़्यादा सही है। ड्रॉबार शक्ति, ड्रॉबार पावर, यह वह शक्ति है जो किसी ट्रैक्टर या वाहन द्वारा पीछे खींची जाने वाली मशीन जैसे हल पर लगाई जाती है। स्प्रिंग डायनोमीटर या ड्रॉबार पुल खिंचाव को मापने का सबसे सरल और पुराना तरीका है जिसमें एक मजबूत स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है जो खिंचाव के अनुसार फैलता है और एक स्केल पर रीडिंग दिखाता है। अन्य विकल्प जैसे हाइड्रोलिक या स्ट्रेन गेज डायनोमीटर अधिक जटिल और आधुनिक तकनीकी पर आधारित होते हैं। स्टीम भाप इंजन जो होते हैं यह बाह्य दहन इंजन होते हैं। इसमें पहले इंजन जो होता है बाहर होता है। इसमें इंजन पहले विस्फोट मतलब बाहर करने के बाद में जब फिर उसकी पावर को अंदर जनरेट किया जाता है ट्रांसमिट करने पे, तब बाह्य दहन एक्सटर्नल कंबक्शन चैम्बर, और जो वैसे होते हैं अंतर्दहन जो होते हैं इंटरनल कंबक्शन चैम्बर होता है उनमें। इसमें ईंधन जैसे कोयला को इंजन के मुख्य सिलेंडर के बाहर एक अलग भट्टी या बॉयलर में जलाया जाता है। इस गर्मी से पानी को भाप में बदला जाता है जो फिर इंजन के पिस्टन को चलाती है। अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबक्शन चैम्बर, इसमें ईंधन का दहन इंजन के अंदर ही होता है जैसे पेट्रोल या डीजल इंजन। चूँकि भाप इंजन में कोयला जलाने की प्रक्रिया सिलेंडर के बाहर होती है इसलिए इसे बाह्य दहन इंजन कहा जाता है। एक इंजन में जब पिस्टन की अवस्था नीचे बॉटम पर पहुंचती है तो बॉटम डेड कहते हैं, और जब टॉप पर होती है तो उसे टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। इनका शॉर्ट नाम जो है इन्हें बीडीसी और टीडीसी। जब पिस्टन सबसे ऊपर टॉप पर होता है तो उसे टॉप डेड सेंटर, और जब नीचे होता है तो उसे बॉटम डेड सेंटर कहा जाता है। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर अपनी सबसे निचली अवस्था में होता है तो बॉटम पर पहुंचता है तो उसे बॉटम बीडीसी कहा जाता है। इस बिंदु पर पिस्टन की दिशा बदलती है और वह ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, टॉप डेड सेंटर। इसके विपरीत जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर अपनी सबसे ऊपरी अवस्था टॉप पर होता है तो उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं। डीजल इंजन में ताप ऊष्मा अंदर ली जाती है। डीजल इंजन में जो ली जाती है कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है ये भी।
जो ऑटो जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, ये पेट्रोल इंजन में होता है। ऑटो इंजन के नाम से आता है ये, ऑटो इंजन। ये जो है डीजल इंजन, कांस्टेंट दबाव पर होता है, ये स्थिर आयतन पर होता है। अब डीजल इंजन की बात कर रहा है तो ए इसका सही आंसर है, कांस्टेंट प्रेशर पर। ये सही है। ऊष्मा का अवशोषण, हीट एडिशन। डीजल इंजन में ईंधन का दहन स्थिर दबाव कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। जब पिस्टन नीचे की ओर जाने लगता है तब ईंधन इंजेक्ट किया जाता है और दबाव को स्थिर रखते हुए ऊष्मा अंदर ली जाती है। ऊष्मा का निष्कासन, हीट रिजेक्शन, ऊष्मा का बाहर निकलना स्थिर आयतन पर होता है। इसके विपरीत पेट्रोल इंजन, ऑटो साइकिल इंजन में ऊष्मा अंदर ली जाती है और बाहर निकालने, दोनों की प्रक्रियाएं स्थिर आयतन पर होती है। एक इकाई भार की सूखी हवा में जल वाष्प की मात्रा जो एक दी गई परिस्थिति में पाई जाती है कहलाती है। इकाई भार की सूखी हवा में जल वाष्प की मात्रा, आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। इकाई भार सूखी हवा में जल वाष्प की मात्रा को, अच्छा मतलब जल वाष्प को सुखाने के लिए जो उसमें इकाई भार की सूखी हवा में जल वाष्प की मात्रा जो एक दी गई परिस्थिति में पाई जाती है कहलाती है। ये क्या कहलाती है इसका देख लेते हैं। बी निरपेक्ष या पूर्ण आर्द्रता बोलते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वायु के प्रति आयतन, यूनिट वॉल्यूम या भार में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प की मात्रा को आप निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे आमतौर पर ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। आपेक्ष रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यह किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर वायु की अधिकतम जल वाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात होता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ह्यूमिडिटी, यह हवा में मौजूद जल वाष्प की उपस्थिति का एक सामान्य शब्द है। वह तापमान जिस पर हवा और जल वाष्प के मिश्रण को स्थिर आर्द्रता पर ठंडा करके संतृप्त या सैचुरेट किया जाता है उसे कहते हैं। वह तापमान जिस पर हवा और जल वाष्प के मिश्रण को स्थिर आर्द्रता पर ठंडा करके संतृप्त या सैचुरेट किया जाता है उसे औष्णांक तापमान। बाकी सही ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। ये डेफिनेशन की डेफिनेशन से दे रखी है, सी औष्णांक। औष्णांक जो है, औष्णांक तापमान सही है, इसका आंसर है औष्णांक तापमान। यह वह तापमान होता है जिस पर हवा को स्थिर दबाव और स्थिर नमी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर ठंडा करने से वह संतृप्त सैचुरेट हो जाती है। इस बिंदु पर हवा की सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है और जलवाष्प ओस की बूंदों बदलना शुरू हो जाती है। शुष्क ड्राई बल्ब तापमान, यह साधारण थर्मामीटर द्वारा मापा गया हवा का वास्तविक तापमान। आर्द्र वेट बल्ब तापमान, यह वह तापमान है जो वाष्पीकरण द्वारा ठंडक पैदा होने के बाद थर्मामीटर दिखाता है। परिवेश एम्बिएंट तापमान,
यह किसी विशेष स्थान पर या वातावरण के आसपास की हवा का सामान्य तापमान है। एक अच्छा चावल हलर निम्नलिखित कार्य करता है। अच्छा चावल हलर कौन कौन से कार्य? धान की भूसी निकालना, बिल्कुल। चावल को नहीं तोड़ता, बिल्कुल सही बात। अच्छी गुणवत्ता का चावल बनाता, ये भी बिल्कुल सही बात। इसका उपरोक्त सभी सही आंसर है। धान की भूसी निकालना, यह धान के ऊपर की कठोर बाहरी परत छिलका को कुशलतापूर्वक अलग करता है। चावल को नहीं तोड़ता, एक अच्छी मशीन यह सुनिश्चित करती है कि छिलका निकालते समय चावल के दाने साबुत रहे और टूटे नहीं। अच्छी गुणवत्ता का चावल बनाता है, यह चावल की सफाई और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। बहुत अधिक प्रतिशत में चावल का दाना टूटता है। रोलर टाइप हलर से और डिस्क टाइप हलर से। दोनों से टूटता है, इससे भी चावल का दाना टूटता है बहुत अधिक। चलो सही ऑप्शन देखते हैं क्या है। डिस्क टाइप से टूटता है। बढ़िया क्वेश्चन था। बहुत अधिक प्रतिशत में चावल का दाना टूटता है डिस्क टाइप हलर से। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क टाइप हलर, इस मशीन में चावल और डिस्क के बीच घर्षण फ्रिक्शन अधिक होता है, जिसके कारण चावल के दाने टूटने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसमें अनाज पर दबाव अधिक पड़ता है। रोलर टाइप हलर, इसमें रबर वाला रोलर में कम टूटता है, क्योंकि रबर होते हैं ये तो। रोलर टाइप हलर, इसमें रबर के रोलर का उपयोग किया जाता है जो अनाज को धीरे से दबाते हैं। इसका छिलका तो उतर जाता है, लेकिन दाने टूटने का प्रतिशत बहुत कम होता है, इसलिए इसे आधुनिक और बेहतर माना जाता है। हस्किंग या डीहस्किंग की प्रक्रिया को यह भी कहते हैं सेलिंग, स्काल्पिंग, ब्रूजिंग। हस्किंग और डीहस्किंग की प्रक्रिया को स्काल्पिंग भी कहते हैं। सेलिंग, क्या हो रहा है, सब बाबा की गलत ही लगते हैं। हस्किंग या डीहस्किंग की प्रक्रिया को सेलिंग कहते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हस्किंग या डीहस्किंग, यह अनाज जैसे मक्का, धान, मूंगफली की ऊपरी परत या छिलका को हटाने की प्रक्रिया है। यह जो है मक्का, धान और मूंगफली की ऊपरी परत छिलके को हटाने की प्रक्रिया है। और सेलिंग क्या है? सेलिंग मक्का या मूंगफली जैसे दानों में इस प्रक्रिया को सेलिंग, मक्का या मूंगफली जैसे अनाजों में इस प्रक्रिया को सेलिंग भी कहा जाता है, जहां दानों को उनके कड़े भारी आवरण सेल से अलग किया जाता है। ब्रूजिंग और स्काल्पिंग का अर्थ कृषि प्रक्रिया से भिन्न होता है। बीज प्रसंस्करण के प्रथम चरण प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। स्काल्पिंग, हलिंग, डीबियर्डिंग, उपरोक्त सभी प्रथम चरण प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। ये भी देखना पड़ेगा क्या है इसका। डी, उपरोक्त सभी होते हैं, सभी है इसका भी, ये भी है, ये भी है और ये भी है। स्काल्पिंग, हलिंग और डीबियर्डिंग ये सब जो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शब्द हैं। चलो इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है।
बीज प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य बीजों को उनकी अशुद्धियों से मुक्त करना और गुणवत्ता सुधारना होता है। इसके प्रथम चरण प्री कंडीशनिंग प्री क्लीनिंग में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। स्काल्पिंग, इसमें बड़े आकार के अशुद्धियों जैसे डंठल, पत्थर, बड़े खरपतवार को छलनी की मदद से हटाया जाता है। डीवियर्डिंग, इसमें बीजों के ऊपर मौजूद बाल या दाढ़ी बियर्ड्स या अपेंडेजेस को हटाया जाता है ताकि बीज आसानी से मशीनों में प्रवाहित हो सके। हलिंग, बीजों के ऊपर बाहरी कड़े छिलकों को उतारना। अब क्या द्वितीय चरण में बीज प्रसंग में द्वितीय चरण में इसमें खरपतवार के बीज, टूटे बीज या अनावश्यक पदार्थ अलग किया जाना सम्मिलित किया जाता है। वायु छन्नक, एयर स्कैनिंग क्लीनर, एस्पिरेटर और स्काल्पर। सेकंड में देखे भाई क्या है, द्वितीय चरण में इसमें हवा और छलनी का उपयोग करके खरपतवारों के बीज, इसमें स्क्रीनिंग है। एयर स्क्रीन क्लीनर, ये दोनों में है। तो सही क्या होगा इसका, का कार्य है एयर स्क्रीन क्लीनर का कार्य है। एयर स्क्रीन क्लीनर है, यह है तो सही। एयर स्क्रीन क्लीनर, वायु छन्नक एयर स्क्रीन क्लीनर। देखिए भाई क्या कहता है यह द्वितीय चरण है। इसमें हवा और छलनियों का उपयोग करके खरपतवार के बीज, टूटे हुए बीज, धूल और अन्य अवांछनीय पदार्थों को अलग किया जाता है। इसके लिए सबसे सामान्य वायु छन्नक एयर स्क्रीन क्लीनर है। स्काल्पर जो है प्रथम में है। इसमें बड़े आकार के कचरे जैसे डंठल, पत्थर को हटाया जाता है। इसे अक्सर स्काल्पर द्वारा किया जाता है। इसमें जो है प्रथम वाले में जैसे डंठल और पत्थर, इन्हें हटाने के लिए स्काल्पर का यूज करते हैं। और जो द्वितीय चरण में जो है हवा और छलनियों के द्वारा जैसे बीज, मतलब छोटे आइटम, धूल, अन्य वांछनीय पदार्थों को वायु छन्नक के द्वारा किया जाता है। अब जो बात कर रहा है दूसरे, उसकी बात कर रहा है दूसरे चरण की। द्वितीय चरण में वायु छन्नक एयर स्क्रीन क्लीनर द्वारा भी, इसका सही है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रेडिंग भी पढ़ लेते हैं। इसमें बीजों के उनके आकार, घनत्व या रंग के आधार पर, जहां बात होगी ग्रेड, उनके आकार, घनत्व और रंग के आधार पर अधिक शुद्ध किया जाता है। एयर स्क्रीन क्लीनर का कार्य मशीन आकार और छलनी द्वारा वजन, हवा के द्वारा आधार बीजों को अलग करती है, जो खरपतवारों के बीजों को अलग करती है उनसे। जब धान में से छिलका उतारा जाता है तो भूरे रंग का चावल प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं ब्राउन राइस, पारबॉइल्ड राइस। जब धान से छिलका उतारा जाता है तो उसे भूरा चावल, पारबॉइल्ड राइस तो उसे कहते हैं जब उसे भाप में पारबॉइल्ड कर देते हैं उसे। भूरा चावल, जब धान से केवल उसका भारी छिलका या हस्क हटाया जाता है तो चावल बचता है, उसे भूरा चावल या ब्राउन राइस कहते हैं। इसमें चावल की चोकर, ब्रान और अंकुर की परतें सुरक्षित रहती है।
जिससे उनका रंग भूरा दिखता है। उसना चावल, यह वह चावल है जिसका छिलका उतारने से पहले धान की अवस्था में ही आंशिक रूप से उबाला जाता है। इससे पोषक तत्व छिलके से निकलकर चावल के अंदर चले जाते हैं। सफ़ेद चावल, जब भूरा चावल को पॉलिश किया जाता है तो उसकी चोकर वाली परत हटा दी जाती है, वह सफ़ेद चावल बन जाता है। 1000 गेहूं के दानों का भार औसतन इस सीमा के बीच आता है, 35 से 50 ग्राम। इसका जो है बी है 35 से 45 ग्राम। बाकी सही ऑप्शन 35 से 45 ग्राम। 1000 गेहूं के दानों का, जिसे टेस्ट वेट 1000 ग्रेन वेट भी कहा जाता है, औसतन सीमा के बीच रहता है। औसत भार, सामान्य परिस्थितियों में गेहूं के 1000 दानों का वजन 35 से 45 ग्राम के बीच होता है। यह दानों के आकार और उनके घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करता है। वजन जितना अधिक होता है, दाना उतना ही स्वस्थ और भरा हुआ माना जाता है, जिससे आटे की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। कारक यह भार गेहूं की किस्म, वैरायटी, मिट्टी की उर्वरता और सिंचाई की स्थिति के आधार पर थोड़ा बदल सकता है। 30 से 45 ग्राम के विस्तार में। सोयाबीन बीज प्रसंस्करण से तैयार विभिन्न उत्पाद सहायक हो सकते हैं। जो सोयाबीन बीज से जो होते हैं, सोयाबीन बीज प्रसंस्करण से उत्पाद जो कार्डियोवास्कुलर रोगों से और कुछ कैंसर के रोगों से, दोनों में इसका सी होना चाहिए। बाकी अभी देख लेते हैं। सी सही है। सोयाबीन प्रसंस्करण, सोयाबीन प्रोसेसिंग से प्राप्त विभिन्न उत्पादों जैसे सोया, दूध, टोफू, सोयाबीन प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभ निम्नलिखित है। कुछ कैंसर रोगों में सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स पाए जाते हैं, जो स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर, हृदय रोगों में, जैसे सोया उत्पादों में संतृप्त वसा व सैचुरेटेड फैट कम होता है और यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, जिससे हृदय संबंधी रोगों का खतरा कम होता है। सोयाबीन उत्पाद इन दोनों ही श्रेणियों की बीमारियों में सहायक सिद्ध होते हैं। फलों के ग्रेडर मशीन से न्यूमेटिक पृथक्करण निर्भर करता है। फलों के ग्रेडर साइज और आकार के ऊपर, फलों के घनत्व, फलों की सतह पर अवरोध। 61 का सही क्या है? डी, उपरोक्त में से सभी पर। इसका डी सही है। न्यूमेटिक पृथक्करण, न्यूमेटिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा के बहाव का उपयोग करके अलग अलग गुणों वाले पदार्थों को अलग किया जाता है। फलों की ग्रेडिंग के मामले में यह मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। साइज और आकार, हवा का दबाव फल के क्षेत्रफल पर पड़ता है, दबाव जो है फल के क्षेत्रफल पर पड़ता है। अलग आकार और साइज के फलों पर हवा का बल अलग तरह से काम करता है। घनत्व, भारी और घने फल हवा के झोंके से कम प्रभावित होते हैं, जबकि हल्के फल दूर जा गिरते हैं, इससे उन्हें अलग करना आसान हो जाता है। गन्ने के क्रशर से रस जूस निकालने में किंग रोलर फिट किया जाता है। बैल चालित कोल्हू क्रशर में रोलर गियर के ऊपर, पावर चालित कोल्हू में यह अलग से रोलर के एक्सेल के ऊपर फिट किया जाता है। डी, ए और बी दोनों। बैल चालित कोल्हू में क्रशर में रोलर गियर के ऊपर, किंग रोलर जो है, किंग रोलर की बात चल रही है। किंग रोलर जो है रोलर के ऊपर
बैल चालित में ये सही है। पावर चालित कोल्हू में यह अलग से रोलर के एक्सेल पर फिट किया जाता है। बी। बाकी देख लेते हैं क्या है। ए और बी दोनों सही है। बैल चालित रोलर में जो है बैल चालित कोल्हू क्रेशर में रोलर गियर के ऊपर, पारंपरिक बैल चालित कोल्हू में मुख्य रोलर किंग रोलर जो है गियर व्यवस्था के ऊपर स्थित होता है जो गति को स्थानांतरित करता है। पावर चालित कोल्हू में यह अलग से रोलर एक्सेल के ऊपर फिट किया जाता है। आधुनिक मशीनों या पावर कोल्हू में किंग रोलर को एक्सेल पर इस तरह से फिट किया जाता है कि वह इंजन की शक्ति से गन्ने को प्रभावी ढंग से दबा सके। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। अनाज के दानों में समतुल्य इक्विवेलेंट नमी की मात्रा मापी जाती है। अनाज के दानों में समतुल्य इक्विवेलेंट नमी की मात्रा मापी जाती है शुष्क भार के आधार पर, आर्द्र भार के आधार पर मापने वाले उपकरण से। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ऑप्शन इसका बी, आर्द्र भार के आधार पर। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये जो है बी सही है इसका। अनाज के दाने में समतुल्य इक्विवेलेंट नमी की मात्रा मापी जाती है आर्द्र भार के आधार पर। आर्द्र भार के आधार पर, ऑन वेट बेसिस। अनाज के दिन में नमी की मात्रा मॉइस्चर कंटेंट के मुख्य रूप से दो आधारों पर मापा जाता है। आर्द्र भार आधार, वेट बेसिस। व्यावसायिक और व्यापारिक स्तर पर अनाज की नमी मापने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। इसमें नमी का प्रतिशत अनाज के कुल भार नमी प्लस शुष्क पदार्थ के अनुपात में निकाला जाता है। और शुष्क भार आधार, ड्राई बेसिस, यह आमतौर पर अनुसंधान और वैज्ञानिक गणनाओं में उपयोग किया जाता है जहां नमी की मात्रा को केवल शुष्क पदार्थ के भार के अनुपात में मापा जाता है। क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे 30 मिनट की ही रखेंगे, ख़त्म कर देते हैं बस। दाना सुखाने की मशीन शुष्क में अभिकल्प में उद्देश्य होता है उपकरण की वीमा डायमेंशन निकालना। ए और बी। सही उत्तर सी, ए और बी दोनों। दाना सुखाने की मशीन शुष्क के अभिकल्प में उद्देश्य होता है उपकरण की वीमा डायमेंशन निकालना। ए भी है इसका। और सुखाने वाले एजेंट और ऊष्मा की आवश्यकता, सुखाने वाला एजेंट दोनों है इसमें। उपकरण की वीमा डायमेंशन, इसमें मशीन का आकार और उसकी क्षमता और भौतिक बनावट निर्धारित की जाती है ताकि यह पता चल सके कि मशीन कितनी जगह लेगी और एक बार में कितना अनाज सुखा सकेगी। सुखाने वाला एजेंट और ऊष्मा, ड्राइंग एजेंट एंड हीट, अनाज से नमी हटाने के लिए कितना गर्म हवा सुखाने वाला एजेंट और कितनी ऊर्जा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसका सटीक आकलन करना डिजाइन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अभी जो है इसमें क्वेश्चन बचे हैं, मगर क्लास आज यहीं पे रोकते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो भी जल्दी लेके आ जाऊंगा और कमेंट में बताना कैसे लगे क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होते हैं।
क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे।